आज हम लोग ICSE क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 द क्रिप्स मिशन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट ये वाला करने वाले हैं। इससे पहले जो सबसे लंबा चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 नेशनल मूवमेंट, वो वाला हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। आज जो सेकेंड पार्ट है द क्रिप्स मिशन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको हम लोग आज करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। चलो निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1935, इसमें बात किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन का, ऑल इंडिया फेडरेशन का बात किया गया, लेकिन डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा यूनियन, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इसके बाद 1937 में इलेक्शन होता है और कांग्रेस जो है वो 6 प्रोविंस में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। मुस्लिम लीग भी करता है 1-2 प्रोविंस में, और कहीं पे कोलिशन गवर्नमेंट होता है जहां पे कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर गवर्नमेंट चलाता है। तो अब हम लोग आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। हिंदी में बोलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्विट कर दो इंडिया को। ब्रिटिश को बोला जा रहा है क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ो और निकलो, ठीक है। तो रीजन क्या था? फॉर द रीजंस फॉर एंड द इवेंट लीडिंग टू क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसा क्या हो गया था सर? तो गवर्नमेंट को बोला गया कि क्विट इंडिया, निकल जाओ यहां से। तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था जर्मनी में। हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पढ़े हैं ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था जर्मनी पोलैंड में जैसे इन्वेड किया। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, वो भी कांग्रेस लीडर एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्रिप्स का प्लान। तो गवर्नमेंट सोचता है, सॉरी महात्मा गांधी एंड दी फ्रीडम फाइटर्स, कि अभी सही मौका है कि ब्रिटिशर्स बिजी है वर्ल्ड वॉर 2 में। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, मास मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि भाई छोड़ो यहां से। समझ में आ रहा बात? जब वो लोग ऑलरेडी परेशान हैं, ऊपर से हम लोग एक लॉन्च कर देंगे मास मूवमेंट, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिशर्स के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, सब तरफ से वो लोग फंस जाएगा। तो इवेंट लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, धीरे धीरे करके जितना भी कांग्रेस का मिनिस्ट्रीज था वो लोग रिजाइन करना चालू करता है। जितना भी कांग्रेस का गवर्नमेंट था, मिनिस्टर था, सब लाइन से रिजाइन करता है, रिजाइन करना चालू कर देता है। लेकिन मुस्लिम लीग वहां पे रिजाइन नहीं करता है। वो लोग बोलते हैं हम लोग सब सरकार के साथ साथ है। खाली वो लोग बोला भाई जब भी छोड़कर जाओगे इंडिया को तो हम लोग को अपना हक देना, जो कि वो लोग बोल रहा था, मतलब उन लोगों का डिमांड था सेपरेट कंट्री का। समझ में आया बात? तो गांधी जी पहले बोले कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का एम नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 जो ब्रिटिश लड़ रहा था, तो पूरा दुनिया में क्या ढिंडोरा पीट रहा था? ढिंडोरा पीट रहा था कि हम लोगों को डेमोक्रेसी लाना है वर्ल्ड में, हिटलर का डिक्टेटरशिप नहीं सुनेंगे। और तुम खुद हिंदुस्तान में बैठकर क्या कर रहे हो? ये तो हिपोक्रेसी होगी। तुम खुद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी लाने नहीं दे रहे हो, और तुम लड़ रहे हो जर्मनी में, जर्मनी से, हिटलर से, ये बोलकर कि हमको वर्ल्ड में डेमोक्रेसी प्रिवेल करना है। तो कांग्रेस बोला हम लोग तुम लोग का वॉर में साथ नहीं दे सकते हैं। इंडियंस ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशंस क्लियर नहीं है। तुम पूरा वर्ल्ड में ढिंडोरा पीट रहे हो कि हम लोगों को क्या लाना है? डेमोक्रेसी लाना है वर्ल्ड में, और हम लोगों को खुद तुम गुलाम बना के रखे हो, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह पहले लॉन्च किया गया, और पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही बनाया गया विनोबा भावे को, विनोबा भावे को, ठीक है। अब जैसे ही ये लॉन्च होता है तो धीरे धीरे करके
सरदार पटेल, श्री राजा गोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबको अरेस्ट करना चालू करता है गवर्नमेंट। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। देखो क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या था सर, क्या हुआ था क्रिप्स मिशन में, ये बताइए। देखो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं, ठीक है। 7 दिसंबर 1941 में जापान जो है अमेरिका का पर्ल हार्बर में अटैक कर देता है और अमेरिका एंटर कर जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और जर्मनी के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो जापान जैसे ही एंटर करता है जर्मनी के साइड से, अब ये टेंशन बढ़ गया ब्रिटेन, यूएस और चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि जापान धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट एशिया का जितना कंट्रीज है सबके ऊपर कब्जा करते जा रहा है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोला, मिस्टर चर्चिल जो था, विंस्टन चर्चिल, वो अभी भी इंडिया को फ्रीडम देने का कोई बात नहीं कर रहा है। अब इंडियंस को ये डर लगा हुआ कि यार कहीं जापान हम लोग को ब्रिटिश टेरिटरी समझ के हमला ना कर दे और कब्जा ना कर ले, तो तुम लोग भाई भागो। अब जैसे कि मान लो 2 आदमी में झमेला हुआ, अब उसमें से तुमको एक आदमी को अपना घर में रख लेते हो तो वो दूसरा आदमी आके तुमसे भी तो लड़ेगा। तो लड़ाई तो हुआ था जापान से हो रहा था यूके का। अब क्योंकि यूके इंडिया में रूल कर रहा है तो इंडियंस को ये टेंशन था, कांग्रेस लीडर्स को, कि कहीं जापानीज आर्मी इंडिया को कैप्चर ना कर ले, ठीक है। अब स्टैफोर्ड वहाँ पे यूके में बोला गया कि यार हम लोग को इंडियंस को वॉर में अपने आप को सपोर्ट करवाना होगा, अदरवाइज हम लोग वॉर जीत नहीं सकेंगे इंडियंस के विदाउट। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है जो कि वॉर कैबिनेट के एक मेंबर थे कि जाके आप इंडिया का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली आते हैं मार्च 1942 में और कुछ प्रपोजल देते हैं। क्या प्रपोजल देते हैं? बोलते हैं कि आफ्टर द वॉर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंटरनल मैटर खुद देखो, खाली एक्सटर्नल मैटर हम लोग देखेंगे। दूसरा बोला गया वॉर के खत्म होते साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया जाएगा जिसका काम था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। लेकिन कोई भी प्रोविंस या स्टेट अगर उस न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो वो अपने लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हिंदुस्तान का डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि कल को कोई भी स्टेट बोल देगा भाई हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पसंद, हम अपना बनाएंगे। वो बोल देगा हमको भी नहीं पसंद, हम अपना बनाएंगे। तो इंडिया का यूनिटी रहा कहाँ? तो डिवाइड हो जाएगा। फिर बोला गया जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ना हो जाए तब तक इंडियन लीडर्स लोग जो है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करेगा और वो लोग ही डिसीजन लेगा। सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा। ये ऑफर को लात मार दिया गया, ठुकरा दिया गया। क्या रीज़न था? बोला गया यार अभी हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस का ज़माना गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस का बात नहीं होगा। और दूसरा बोला गया तुम जो ये प्रपोजल दिए हो कि कोई भी नहीं मानेगा तो वो अपना बना लेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे तो हिंदुस्तान का बहुत सारा पार्ट्स हो जाएगा, डिविजन्स हो जाएगा। समझ में आए? तो हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इंडियंस रिजेक्ट करता है इसको और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन तो लॉन्च किया जाता है। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का क्या रीज़न था? सबसे पहला था फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। भाई क्रिप्स मिशन फेल हो गया है ना। अगर क्रिप्स आकर, स्टैफोर्ड क्रिप्स आकर हिंदुस्तानियों को समझा देता, फुसला देता, मैटर ख़त्म हो जाता। वो समझा नहीं पाया, वो फुसला नहीं पाया, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखो क्रिप्स जो है वो इंडिया को प्रॉमिस नहीं किया कि भाई कब मिलेगा इंडिपेंडेंस। वॉर अगर 10 साल चलेगा तो 10 साल इंतजार करेंगे हम, ठीक है। दूसरा बोला गया प्रोविंस को आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं स्टेट को कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं, इससे तो हिंदुस्तान का बहुत सारा पार्ट्स हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तीसरा बोला गया है और प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारा राजा रजवाड़ा था, उन लोग का भी किंगडम था, तो उन लोगों के पास तो ऑप्शन है ही नहीं डेमोक्रेसी का। उन लोगों का क्या होगा?
और फिर बोला गया है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम होगा तब तक वाइसरॉय के पास तो पावर रहेगा डिफेंस का, और वॉर के वक्त में डिफेंस ही तो मेन काम का चीज़ है, उसी को आप लोग अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी बोले कि यहां पे इस जो भी आप लोगों का प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान बोल रहे, मुस्लिम लीग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलते हैं कि ना यहाँ पे तो सेपरेट पाकिस्तान का बात किए ही नहीं आप, हम लोगों को सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह जो दलित्स था, डिप्रेस क्लास था, सिख्स था, एंग्लो इंडियंस था, ये लोग भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इन लोगों के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया था क्रिप्स मिशन में। दूसरा रहता है वर्सनिंग ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम। अब देखो लाहौर हो गया और कोलकाता हो गया, सब जगह कम्युनल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जिन्ना फुल फ्लेज में हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहे थे। समझ में आ रहा है? मुस्लिम लीग क्योंकि उसको पाकिस्तान चाहिए था, वो जान रहे हम जब तक ट्रबल कॉज नहीं करेंगे हमको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। तीसरा, जापान का थ्रेट जो है वो इंडियन बॉर्डर तक आ गया था। जापान जो है मलेशिया, फिलीपींस, बर्मा तक पहुंच चुका था, जो अभी म्यांमार है। तो इंडियंस लोग को ये डर लगता था अगर जापान अचानक से हमला कर दिया इंडिया के ऊपर तो फिर तो ब्रिटिशर्स हटेगा और जापानीज हम लोग के ऊपर रूल करने लगेगा, तो हम लोगों को तो इंडिपेंडेंस कभी मिलेगा ही नहीं। तो इससे पहले जापान हमला करे, हम लोगों को ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देना है। समझ में आ रहा है बात? तो यही सब रीज़न था जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। तो वर्किंग कमेटी कांग्रेस का 1942 जुलाई में रेजोल्यूशन पास करता है क्विट इंडिया का, ठीक है। और गांधी जी बोलते हैं वी शैल डू और डाई, मतलब आइदर हम लोग मर जाएंगे या हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलाकर रहेंगे, ठीक है। अब 8 अगस्त को पास होता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942, 8 अगस्त। मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो ब्रिटिशर्स क्या करता है, जितना भी फेमस लीडर्स थे जेल में बंद, नेहरू, आज़ाद, गांधी जी, ठीक है, सरदार पटेल, सबको पकड़ के बंद, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, 60,000 लोगों को जेल में बंद कर देता है, ठीक है, और लगभग 940 लोगों को मार देता है। समझ में आया? और मूवमेंट एकदम वॉयलेंट टर्न ले लेता है, मूवमेंट एकदम वॉयलेंट टर्न ले लेता है, वॉयलेंस हो जाते हैं। और क्योंकि कोई बड़ा लीडर था नहीं दिशा दिखाने के लिए, तो मास मॉब जो है छितरा गया था। तो ये रीज़न, ये मूवमेंट जो है ऑब्वियसली फेल हो जाता है। तो रीज़न क्या रहता है इसका फेलियर का? देखो, जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग बोलते हैं जेपी नारायण, वो उस वक्त बहुत ही युवा नेता थे, यंग थे, तो उनके पास कोई क्लियर कट प्रोग्राम नहीं था कि कैसे करके मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? दूसरा, बहुत सारा पॉलिटिशियंस, पार्टीज और बहुत सारा सोसाइटी के लोग अभी तक ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल था, मतलब वो लोग क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। और तीसरा, गवर्नमेंट इतना वायलेंटली पनिश किया लोगों को कि लोगों का जान डर गया। ज़रा सा कोई अगर झमेला करने का कोशिश किया तो उन लोग को मार पीट के भर दिया गया जेल में। तो ये 3 रीज़न था कि मूवमेंट फेल हो गया, लॉन्ग टर्म चला नहीं। तो मूवमेंट फेल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मूवमेंट पूरा ही फेल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं अच्छा, नहीं। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है ब्रिटिशर्स लोग को एकदम टो में लाकर खड़ा कर दिया। वो लोग समझ गया कि अब हम लोग को इंडिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक हम लोग यहाँ रूल नहीं कर सकेंगे। इंडियंस को भी समझ में आ गया कि अब ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है ब्रिटिशर्स यहाँ पे। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट जहाँ पे बहुत सारे यंग लीडर्स लोग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।
जैसे कि जयप्रकाश नारायण हो गया, एसएन सेन हो गए। और कोई भी मूवमेंट इंडिया में इतना मतलब ज़्यादा मास में नहीं चला था जितना क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। ऑलमोस्ट हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है, ठीक है। और यही लास्ट सबसे बड़ा मूवमेंट था इंडिया के फ्रीडम होने से पहले, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का क्विट इंडिया मूवमेंट, शॉर्ट एंड छोटा सा चैप्टर, ठीक है।